धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना के बाद एक ही मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, वो है फिलिस्तीन और इजराइल के बीच चल रहा टकराव। और उसमें इजराइल के हमलों के दौरान मारे जा रहे फिलिस्तीनियों की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसी को लेकर बहस छिड़ी हुई है। पूरी दुनिया में तमाम लोग इसी को लेकर बात कर रहे हैं। हम इस पर लंबे समय तक बात नहीं कर पाए। आप जानते हैं उस वाले मीडिया की तरह काम नहीं करना चाहते कि कहीं से भी कुछ भी झूठ उठाया परोस के रख दिया आप लोगों के सामने। जैसे किसी ज़माने में बहुत सारे ऐसे अखबार आते थे कि ऐसी जज्बाती रिपोर्टिंग करते थे जिसे धर्म विशेष या यूँ कहें सीधे तौर पे कि मुसलमान देखना और पढ़ना चाहते हैं और बड़े खुश हो जाते हैं, साहब सद्दाम हुसैन ने अमेरिका का तैयारा मार गिराया। बाद में आखिर क्या निकलता है इन चीज़ों का। इसी तरीके से ओसामा के मामले में, इसी तरीके से आपने देखा होगा अबू बकर बगदादी के मामले में। तो इन सब चीज़ों से बाहर आकर तथ्यात्मक कुछ रिपोर्टिंग करना चाहते हैं और उसके लिए कुछ चाहिए एक्सपर्ट। तो जैसा आपने कल देखा होगा, हम लोगों ने तलमीज़ अहमद साहब जो वहाँ 10 साल तक रह चुके हैं खाड़ी देशों के अंदर, उनसे बातचीत की, वो इंटरव्यू आपके सामने रखा। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्लूमबर्ग न्यूज़ के एडिटर शहाबुद्दीन याकूब साहब। वो इस पूरे मामले पर अपनी जो है एक्सपर्टीज़ रखते हैं, तो उन्हीं से समझेंगे एक मुद्दा, वो ये कि इंटरनेशनल मीडिया इस पूरे मामले को कैसे देख रहा है। दूसरा, ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत, क्योंकि हम भारत में हैं, हर चीज़ को हमें भारत के परिप्रेक्ष्य में देखना समझना चाहिए। हमारे राजनीतिक और जो दूसरे रिश्ते होते हैं, राजनीतिक रिश्ते जो भी होते हैं, उनका क्या असर पड़ रहा है इस पूरे पे, क्योंकि हमारे संबंध तो इसराइल से भी है और हमारे संबंध फ़लस्तीन से भी है। ये भी समझने की कोशिश करेंगे। और तीसरे हिस्से में जाके समझने की कोशिश करेंगे कि जिनके नाम का इतना डंका पीटा जा रहा है, तुर्की, ईरान, सऊदी अरब, OIC, ये तमाम लोग क्या कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पहले बताइए कि आपकी तबीयत कैसी है। आपने बहुत सारे हादसा देखे हैं, आपके परिवार ने अभी कोरोना के दौर में खबर मिली कि आपके ससुर साहब का भी इंतकाल हो गया है। जी जी जी, बहुत ही नेक इंसान थे और उनके जाने का बड़ा दुख है हम लोग। खुदा आपको सब्र तो हमें अता फरमाए, मैं यही दुआ कर सकता हूं, क्योंकि बहुत बुरे हालात हैं इस वक्त और उन पे जितनी बात करने की कोशिश की जाती है उतनी अपने अंदर जो है एक बेचैनी पैदा हो जाती है। मैं आपसे अगर सीधे ये पूछूं कि इंटरनेशनल मीडिया इस पूरे मामले को आज कैसे दिखा रहा है, बता रहा है, क्या कुछ अखबारात, कुछ वेबसाइट, कुछ न्यूज़ चैनल आपने देखने पढ़ने की कोशिश की हो? देखिए, इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया जो कुछ भी दिखा रहा है वो आपके सामने है। यानी कि जो कुछ इसराइल और पैलेस्टाइन या गाजा के अंदर जो कन्फ्लिक्ट है उसको वो सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे आपने देखा होगा कि बीच में वहाँ पे जो एसोसिएटेड प्रेस और अल जजीरा की जो बिल्डिंग थी, इसराइल ने उसको भी उस पर भी हमला करके उसे भी जमीन बोस कर दिया। उससे लोगों के अंदर एक बात ये हुई कि आखिर इसराइल को फिलिस्तीनियों से और गजा के लोगों के साथ, ये हमास के साथ इशू तो समझ में आता है, लेकिन एक आज़ादाना जो प्रेस है जो वहाँ से हकायक या जो भी रियलिटी है या जो कवरेज हो दे रहा है, उससे भला क्या तकलीफ हो सकती है। तो वही इसलिए तकलीफ लोग ये कह रहे हैं कि क्योंकि चूंकि फिलिस्तीन इसराइल ये नहीं चाहता कि दुनिया के सामने सच आए, और इस वजह से चूंकि इन्होंने कोशिशें शुरू कर दी थी, जिस तरह लाइव कवरेज दिखा रहे थे और इसराइल की जो भी वहाँ पे बर्बरियत है, जो भी जुल्म है, वो दुनिया के सामने वो दिखा रहे थे। तो इसलिए उनको सबसे ज्यादा खतरा जो है, जो मीडिया की आज़ादी की बात करते हैं, उसी आज़ादी से उनको सबसे ज्यादा खतरा हुआ। और उन्होंने एक तरह से प्रेस की आज़ादी को, उसकी बिल्डिंग को जमीन बोस करके उन्होंने ये दुनिया में एक मैसेज दिया कि भाई हम प्रेस की आज़ादी को तस्लीम नहीं करते अगर वो हमारे हकायक को, हमारी रियलिटी को दुनिया के सामने रखता है। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो दुनिया में इस वक्त मीडिया में भी दोनों पक्ष हैं। यानी वो लोग भी हैं जो इंसाफ के साथ खड़े हैं, वो लोग भी हैं जो अपने मफादात को या अपने प्रोपेगेंडा को ज्यादा अहमियत देते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि आप अगर मीडिया की बात करें, दोनों मीडिया है जो काम कर रहे हैं। हमें यह है कि हमें हकायक देखना है कि रियलिटी क्या है। लेकिन मैं ये कह रहा था सर, ये तो एक पहलू है, इसके अलावा मीडिया ने किस तरीके का कवरेज दिया, चाहे वो अच्छा कवरेज दे रहा है, चाहे वो बुरा दे रहा है, चाहे वो नेगेटिव दे रहा है, चाहे वो पॉजिटिव दे रहा है, लेकिन वो कवरेज किस तरीके का आप देख रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया में? नहीं, कवरेज तो देखिए फुल फ्लेज कवरेज है, एक एक पल की खबरें आ रही हैं। और उसी से हमें ये पता चला कि अभी तक जो गजा के अंदर और इस कन्फ्लिक्ट के अंदर जो है 200 से ज्यादा जो एक तरह से फिलिस्तीनी लोग हैं वो शहीद हो चुके हैं, 200 से ज्यादा, जिसमें तकरीबन 60 तो बच्चे हैं और 35-40 खवातीन हैं। उसके अलावा
2000 के आसपास लोग बुरी तरह जख्मी हैं, 40,000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। उसमें एक बड़ी तादाद उन लोगों की है जो अब तक मलबे में यहाँ वहाँ दबे हैं, गायब हो चुके हैं। तो ये है। दूसरी तरफ इसराइल में भी उनका भी कहना है कि 10 लोग वहां भी अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। तो ये जो कवरेज है वो दिन ब दिन आप सब आपके सामने आ रहा है, और हर मीडिया में तकरीबन यही फिगर्स हैं जो अब तक जो नुकसानात हुए हैं उस हवाले से जो मीडिया का कवरेज है। तो आप ये नहीं कह सकते कहीं बहुत ज्यादा। तो ये हकायक है जो जहां तक मीडिया की कोशिश है कि वो उसको सामने वो ला सकते हैं, वो ला रहे हैं। पूरी दुनिया में अगर आप देखिए तो चाहे यूरोप हो या अमेरिका हो या दुनिया का कोई भी ऐसा खित्ता देख लीजिए, इस वक्त बहुत सारे लोग सड़कों पे आ चुके हैं, खुद अपनी वहां पे जो इसराइल की जो एम्बेसीज हैं उसके सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी हुकूमतों से मांग कर रहे हैं कि भाई इस कन्फ्लिक्ट को जल्द से जल्द खत्म करवाया जाए, जो इस तरह मासूम जो लोग मारे जा रहे हैं इनकी जानों को बचाया जाए। तो इस वक्त जो कवरेज ये है कि जो दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसको उस तरीके से वो मीडिया जो है रखने की कोशिश कर रहा है। मीडिया जहां तक है, मीडिया में आज भी एक बड़ा तबका यह है कि जो इंसाफ के साथ खड़ा है, जो इसे चूंकि मीडिया जो है वो ना कंडेम करता है ना कुछ करता है, उसका काम है सच को सामने रखना, जो कुछ हो रहा है उसको सामने रखना। जो सच है उसको सामने रखना मीडिया का काम है। अगर इंटरनेशनल मीडिया को छोड़ देते हैं कि इस पे बात करें कि फला अखबार ने क्या हेडिंग लगाई है, क्या छापा है, क्या लिखा है, फ़लस्तीन और इजराइल के अगर कुछ अखबार या आपने न्यूज़ चैनल देखने की कोशिश की हो तो वो लोग क्या दिखा और बता रहे हैं? देखिए उनका हर किसी का एनालिसिस अलग है। अगर आप जैसे तुर्की में अगर चले जाएं तो वहाँ जैसे डेली सबा है या इस तरह का और बहुत से हैं, अरब न्यूज़ है, या इसी तरह इसराइल में जेरूशलम पोस्ट है, और भी बहुत सारे इस तरह है। तो अगर आप देखिए तो ओवरऑल यही है कि हर जो भी मीडिया हाउसेज हैं ये अपनी हुकूमतों के जो उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको सामने रख करके बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो इस वक्त हर मीडिया के अंदर यही बात हो रही है कि जल्द से जल्द इस कन्फ्लिक्ट को खत्म किया जाए, बातचीत के जरिए खत्म किया जाए। और कहीं पे जैसे कोई हमास को कंडेम कर रहा है, कहीं कोई इसराइल को बुरा भला कह रहा है। लेकिन अगर एक जेरूसलम पोस्ट के अंदर एक मैंने अभी हाल फिलहाल में जो मैंने एक देखी, उन्होंने कहा कि जिस तरह से अगर आप देखें तो इसराइल जो कुछ भी कर रहा है उससे हो सकता है कि वो जमीनी सतह पे वो दिखाने में ये कामयाब है कि उसने बहुत सारे मिसाइल दाग दिए, लेकिन हकीकत यह है कि हमास भी बड़ी हद तक जो है वो जंग जीत रही है। और उसकी वजह यह है कि हमास ने इस बार जो स्ट्रेटेजी अपनाई है उससे जो इसराइली हैं उनके अंदर बड़े पैमाने पे खौफ और डर पैदा हो गया है। तो एक नफ्सियाती तौर पर वो उस बात के मरीज होते जा रहे हैं। और इसका एक जो सबसे बड़ा जो पहलू है वो ये है कि इस कन्फ्लिक्ट का जितना नुकसान हमास और बाकी जो दूसरे ग्रुप हैं उतना नहीं हुआ, उससे ज्यादा नुकसान जो है इसराइल को हुआ है। और वो इस वजह से हुआ है, जो एनालिसिस सामने आ रहे हैं वो ये है कि आपको याद होगा कि ट्रंप ने जाने से पहले अब्राहम एकॉर्ड करवाया था, और उससे जो अरब के जो कंट्रीज हैं आसपास में, यानी जो पड़ोसी जो मुल्क हैं इसराइल के, उनके साथ एक दोस्ताना रिश्ता बनाकर और दुनिया में एक पैगाम देने की कोशिश हो रही थी कि भाई अब इसराइल के जो अपने नेबरिंग जो कंट्रीज हैं उनके साथ कन्फ्लिक्ट खत्म हो रहे हैं, अरब उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं, अब दोस्तियां बढ़ रही हैं, भाई भाई की तरह ये मिलके ये रहेंगे सब कुछ। तो ये जो अब्राहम एकॉर्ड के जरिए से जो भी एक जो हासिल करने की कोशिश की गई थी वो तकरीबन इस कन्फ्लिक्ट के बाद सब कुछ खत्म हो चुका है। और इसका सबसे बड़ा दूसरा नुकसान इसराइल को हुआ है कि अभी भी जो बहुत सारे जो यहूदी हैं जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बड़ी तादाद में रहते हैं, फ्रांस में, अमेरिका में और दूसरे उसमें, वो किसी हद तक इसराइल ये कोशिश कर रहा था कि वो वापस जल्द से जल्द इसराइल वापस आए। अब उन्होंने कहा कि भाई आप जो लोग अभी इसराइल के अंदर मौजूद हैं यहूदी, उनकी तो आप हिफाजत कर नहीं पा रहे हो, आप हमें यकीन दिला रहे थे हम आ जाए, अब हम नहीं आएंगे जी। तो एक इसराइल की जो बहुत दिनों से कोशिश चल रही थी कि बहुत सारे जो यहूदी जो दूसरे अभी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में रहते हैं वो आ जाएं, उसको एक धचका बहुत लगा है। तो जो ये कन्फ्लिक्ट अभी फिलहाल वर्तमान समय में पैदा हुआ है उससे इसराइल को ही नुकसान नहीं, उससे अमेरिका को भी नुकसान है, क्योंकि खबरें ये आ रही थी कि अमेरिका यहाँ पे शांति स्थापित करके चाइना की तरफ फोकस करना चाहता था, अपनी सारी ताकत उधर लगाना चाहता था, लेकिन फिर से ये मामला यहीं पे उलझ के रह गया है। खबर आ रही है, आप कह रहे हैं कि हमास जो है बड़ा नुकसान पहुँचा रहा है, लेकिन खबर तो ये है जो मीडिया के अंदर चल रही है कि इसराइल ने हमास के जो प्रमुख का ठिकाना था उसी को ध्वस्त कर दिया है। नहीं देखिए, हमास इस सेंस में नुकसान पहुंचा रहा है कि कोई बहुत ज्यादा उसकी वजह से वहां पे एक इसराइल के अंदर मतलब
नुकसान नहीं हुआ है कि लोगों की जानें गई हैं, लेकिन एक ओवरऑल पूरे, चूंकि इसराइल कोई बहुत बड़ा मुल्क तो नहीं है, आप जानते हैं, तो अगर उस वो अब जैसे हमास ने दावा किया कि है अब तक उसने 3,000 से ज्यादा रॉकेट वहां फेंके हैं, लेकिन उसका हासिल क्या हुआ है? हासिल ये हुआ है कि इसराइल और ज्यादा प्रोवोक हुआ है, और उसके बदले में जो उसने रॉकेट और जो मिसाइल उसने गजा के ऊपर और दागा है, उससे कितना बड़ा नुकसान हुआ है। तो हमास की तरफ से जो जो लोग हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि हमने एक बड़ी कामयाबी अचीव की है, कि हमने इसराइल में खौफ पैदा कर दिया है, उनके लोग खुद जो हैं वो सड़कों पे आ गए हैं, और नेतन्याहू की हुकूमत जो है अब खतरे में पड़ गई है। तो ये क्या होता है कि जब कहीं वार होता है, सिचुएशन होता है, तो हर ग्रुप जो है वो अपनी कामयाबी गिनाने के चक्कर में रह जाता है। लेकिन सही एनालिसिस ये है कि अब तक अगर आप देखें तो हमास ने जो अंदाजा लगाया था जो फायदा हासिल करने की, उससे ज्यादा वो नुकसान कर बैठे, इसलिए कि इतने लोगों की जानों का नुकसान होना ये बहुत बड़ा है। और इसराइल और हमास, अगर सिर्फ इन दोनों की बात करें, तो ये कहना कि हमास इसराइल से टकराकर इसराइल को सबक सिखा देगा, मैं समझता हूं कि ये हकायक से नजरें फेरने के बराबर है। कोई मुआवजा नहीं है जी। मतलब आप ये कह लीजिए कि जो ठीक है, हमास से नहीं, इसराइल के सामने खड़ा नहीं हो सकता। कोई मुआवजा नहीं कर सकते हैं इसराइल, और जब हमास को सामने रखकर देखते हैं, खबर ये आ रही है, इसराइल का ये कहना है कि जो हमारे पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि हमने महिलाओं को भी मार डाला है, बच्चों को भी मार डाला है, वो असल में हमास की वजह से हो रहा है, क्योंकि हमास जो है अपने आप को छिपाने के लिए भीड़ भाड़ के इलाकों में रह रहा है, उसने अपने ठिकाने वहां बना रखे हैं। इस आरोप में कितनी सच्चाई है? नहीं, देखिए, इसराइल के हवाले से अगर आप ये बात कहें तो कम से कम जो भी इंसाफ पसंद लोग हैं, आप उनकी नजरों पे जो है ना, आप पर्दा नहीं डाल सकते। सही बात यह है कि हमास के पास क्या है? कुछ नहीं है। पूरी दुनिया जानती है, दो चार मिसाइल आपने खिलौने की तरह फेंक दिया, आप देखने में लगता है कि चलो 1,000 मिसाइल आ रहे हैं और 500 आ रहे हैं, लेकिन उसका हासिल तो कुछ नहीं है। यहाँ वहाँ बम, मतलब गोले की तरह फूटे, कहीं आग लग गई, कुछ हुआ, मुश्किल से दो चार लोग घायल हो गए, कुछ हुआ, अफरा तफरी हुई। तो असल जो चीज है वही है कि जो दुनिया देख रही है कि ज्यादा कैजुअलिटीज किधर हुई है, वो जी। हमास गजा में हो रही है। ज्यादा मजलूम बेचारे न, जिनके पास कुछ भी रिसोर्सेज नहीं है, मुश्किल से एक तंग जगह में लाखों लोग रहते हैं। आप वहां पे मुश्किल से, वो लोग दुनिया से जो भी दुनिया की जो वर्ल्ड कम्युनिटीज है उनके हेल्प से, उनके जो बिल्डिंगें बनती हैं, उनके रेजिडेंशियल जो इलाके बनते हैं, उसको आपने तबाह कर दिया। आप इसराइल ये तो इसकी कोई परवाह नहीं करता कि उसमें कितने बच्चे हलाक हो रहे हैं, और जी। कितने उसमें औरतें मारी जा रही हैं, कितने आम लोग, मासूम लोग मारे जा रहे हैं। और जो, जैसा कि मैंने शुरू में ये कहा कि इसराइल को सबसे ज्यादा खतरा इस बात से होता है कि उसका जो हकीकी चेहरा है वो दुनिया के सामने ना आ जाए, और इस खौफ ने सबसे पहले उसे मजबूर किया कि वहां पे जो प्रेस की जो बिल्डिंग थी, एसोसिएटेड प्रेस की और अल जजीरा की, उस बिल्डिंग को उन्होंने तबाह कर दिया। जी। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि इसराइल प्रोपेगेंडा कर रहा है और अपने आप को बचाने के लिए इन तमाम चीजों का इस्तेमाल कर रहा है कि हमास ने अपने ठिकाने जो है आबादी के बीच में बना रखे हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया है उसने बहुत दिमाग लोगों का खराब कर दिया है कि साहब ये जीत रहा है, ये हार रहा है, वो हार रहा है, ये जीत रहा है। आप क्या कहेंगे, इस लड़ाई में अभी कौन भारी पड़ रहा है? इसमें देखिए, कौन हार रहा है कौन जीत रहा है से सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें इंसानियत तबाह हो रही है। हम्म। इसमें इंसान का जो जमीर है वो तबाह हो रहा है, इसलिए कि दुनिया खामोशी के साथ देख रही है कि निहत्थे लोगों के ऊपर जो है बम बरसाए जा रहे हैं। आप सिर्फ ये कह के जी हमास ने ये कर दिया, हमास ने वो कर दिया, हमास के किसी एक्ट को आप जवाज बनाकर आप मासूम लोगों के घरों पर, उनकी बिल्डिंगों पर आप बम नहीं गिरा सकते, आप उनको तबाह नहीं कर सकते। हमास ने कुछ किया है तो ठीक है, आप हमास के खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन ये जो 2,000 से ज्यादा जो लोग जख्मी हुए हैं, जो 200 से ज्यादा लोग अभी तक जान गंवा चुके हैं, 40,000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं, इनका क्या कसूर था? तो अगर उनका यही अगर आर्गुमेंट है कि हमास की वजह से, तो हमास के खिलाफ अगर वो कोई एक्शन लेते तो ठीक है, लेकिन बाकी लोगों के खिलाफ एक्शन आप क्यों ले रहे हैं? दूसरी बात यह है कि शुरुआत किसने की? अगर आप देखें कि ये कन्फ्लिक्ट कैसे शुरू हुआ, तो शुरुआत तो खुद इन्हीं लोगों ने की कि नमाज, रमजान के दिनों में जब वो मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ रहे, तो उस बीच जाकर आपने उन पे गोली चलाना शुरू कर दिया, उनको आपने परेशान करना शुरू कर दिया, और कन्फ्लिक्ट को आपने शुरुआत आपने की। तो जी। कोई भी कन्फ्लिक्ट जब शुरू होती है तो उसमें सबसे अहम चीज होती है कि शुरुआत किसने की, प्रोवोक किसने किया? तो प्रोवोक आपने किया,
और आप जब जब निहत्थे लोग हैं जिन पे सालों से जुल्म हो रहा है, जब आप एक तरफ तो उनको आप प्रो कर रहे हैं, दूसरी बात यह है कि जो मस्जिद अक्सा है, जो यरूशलेम है, जिसपे पूरी दुनिया के जो इंसाफ पसंद मुल्क है उनका कहना है कि जो स्टेटस को है यरूशलेम का, उसको चेंज कभी नहीं किया जाना चाहिए और न किए जाने की इजाजत दी सकती है, उसको आप चेंज करने की आप खुद आप बात कर रहे थे। आपके जो वहां पे रब्बीज हैं या जो दूसरे जो रिलीजियस हेड हैं, वो खुद अपने लोगों को प्रो कर रहे थे कि भाई यरूशलेम पे हमला करो और इसको तोड़ दो। और ये जानते हैं ये कोई नया वाकया नहीं है, इसके लिए बहुत दिनों से कोशिशें हो रही है। तो सवाल ये है कि पहले तो ये लोग प्रो करते हैं, और जब लोग प्रोक होकर अपने डिफेंस के लिए कोई भी अपनी औकात के मुताबिक कोई स्टेप लेते हैं, तो फिर उसको बहाना बनाकर ये चढ़ दौड़ते हैं और फिर उसमें हजारों बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा और बहुत सही दलील दी। पहले उकसाइए और उकसावे में सामने वाला जो है अपना कुछ रिएक्शन देगा, फिर उसके बाद उस पर चढ़ जाइए, क्योंकि आप तो तैयारी के साथ हैं, वो तो तैयारी के साथ हैं, वो तो ऐसे ही नहीं, उनको तो इस बात से भी लेकिन यहाँ एक सवाल अब मैं आगे करना चाहता हूँ कि भारत के परिप्रेक्ष्य से अगर हम लोग समझे, यूएन में मामला गया, भारत ने वहां पे क्या कहा, कुछ है जानकारी आपके पास? देखिए, मैं इस वक्त समझता हूं कि इस वक्त भारत ने, इंडिया ने जो स्टांस लिया है, वो मैं समझता हूं कि वन ऑफ द बेस्ट स्टांस है। यानी मैं कह सकता हूं कि पूरी दुनिया को जो हमारा यानी इंडियन जो एक तरह से मौकफ है, इसको अपना के चलना चाहिए। लेकिन मैं एक मिसाली जो बयान होता है, एक मिसाली मौकफ, एक स्टांस होता है, वो भारत ने लिया है। और भारत ने न ही इसराइल को फेवर किया है और न ही जो है वो हमास को फेवर किया है, न ही वो ये कह रहा है कि ये सही है, बल्कि उनका जो स्टैंड है, उन्होंने बहुत ही, मतलब मैं कह सकता हूं कि बहुत ही खूबसूरत पक्ष जो हमारे एम्बेसडर हैं यूएन के अंदर, टीएस त्रिमूर्ति साहब ने, उनका पूरा अगर आप देखिए तो लगता है कि भारत सचमुच दुनिया को ये एहसास कराने में कामयाब हो गया है कि भारत उस मौकफ के साथ है जो इंसानियत को सूट करता है, जो इंसानियत को पसंद है। और उन्होंने पहली चीज तो ये कहा है कि भाई देखिए, जो इसराइल जो कुछ भी जुल्म कर रहा है गजा के अंदर, हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते, ये इसे बंद होना चाहिए। इसी तरीके से उन्होंने कहा हमास जो रॉकेट फायर कर रहा है और जिस तरह से इसराइल में जाके वो आम लोगों के ऊपर गिर रहा है या वहां की आबादी पे गिर रहा है या जो भी, ये भी बंद होना चाहिए। यानी हमास की भी उन्होंने मजम्मत की है, इसराइली जो बर्बरियत या जुल्म जो गजा पे हो रहा है उसको भी उन्होंने कहा है। और जो सबसे बड़ी बात है जो वो ये है कि उन्होंने कहा है कि जो यरूशलेम का जो स्टेटस को है उसको चेंज नहीं किया जाना चाहिए। और ये मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा बयान है। और ये सबसे बड़ा, उसके अलावा उन्होंने कहा है कि भाई हम फिलिस्तीन के कॉज को और टू स्टेट जो सोल्यूशन है जिसकी बात इस वक्त चारों तरफ हो रही है, हम उसको हम सपोर्ट करते हैं। हम ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द डी एस्केलेशन हो, यानी जो ये जंग है खात्मा हो और डायरेक्ट डायलॉग दोनों के बीच में हो। ओआईसी की बात कर लेते हैं और टर्की की बात कर लेते हैं और ईरान की बात कर लेते हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं जी? देखिए, ओआईसी तो अब सच अगर आप देखें तो उसकी अब कोई अहमियत बाकी नहीं रही है। जबरदस्ती 2-3 जो कंट्रीज हैं ये हर बार चिल्लाते रहते हैं ओआईसी ओआईसी ओआईसी, तो कब का खत्म हो चुका है। आप उसकी बस आप समझिए उसके ढांचे बाकी हैं, तो वो उसकी तो आप अहमियत वो तो समझिए कि बस एक मजम्मती बयान जो है उनको जारी करना होता है जिसके लिए ओआईसी की मीटिंग करते हैं। बाकी इसमें ईरान की अगर आप बात करें तो आप कह सकते हैं कि ईरान इस बार बड़ी हद तक जो है वो थोड़ा खुल करके सपोर्ट कर रहा है, इसलिए कि आमतौर पे जिस तरह जवाद जरीफ ने बयान दिया या इस तरीके से जिस तरह पासदारा इनकलाब के जो हेड हैं, इस्माइल समथिंग नाम है उनका, उन्होंने जिस तरह से हमास के जो लीडर हैं इस्माइल हानिया, उनसे उन्होंने बात की। तो इसमें इस बार आप देख रहे हैं कि ईरान थोड़ा ज्यादा प्रोएक्टिवली जो है वो हमास की और इस फिलिस्तीन की मदद कर रहा है और इसराइल को कंडेम कर रहा है। टर्की की जहां तक आपने बात की, टर्की इस वक्त कोशिश कर रहा है डिप्लोमेटिक तरीके से हल करने की। लोगों को ये उम्मीद थी कि टर्की शायद आगे बढ़कर, जिस तरह से अर्दगान साहब बहुत बड़ी 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 जो बढ़की मारते थे, तो लोगों को उम्मीद हो गई थी कि शायद इस बार ये पहला मौका होगा कि अर्दगान सामने आकर और कोई दुनिया के इंतजार किए बगैर कोई एक्शन लेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक्सपोज हो गए वो, आप कह सकते हैं कि, और दुनिया को इस समझ में आ गया कि भाई इनको भी सिर्फ जो है ना मुस्लिम उम्मा का लीडर बनने का शौक है, लेकिन कुछ करने की पोजीशन में ये भी नहीं है। आखिर में मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ और वो पत्रकारिता के लिहाज से करना चाहता हूँ। हालांकि हम दोनों ही पत्रकार हैं, लेकिन फिर भी पत्रकारिता के लिहाज से करना चाहता हूँ। क्या आपको नहीं लगता, जैसे उर्दू के अखबार पढ़िए, एक पन्ना होता है विदेश की खबरों का, खासकर मुस्लिम मुल्कों का, हिंदी के अखबार में भी विदेशों की इतनी खबरें नहीं होती हैं, मुसलमानों को हमेशा यहाँ छोड़कर वहां दिखाया जाता है, अरे टेंशन मत लो, रजब तैयब एर्दोगान को देखो,
क्या ये एजेंडा चलता नहीं है क्या? असल में क्या है कि देखिए, मुस्लिम दुनिया में जो इस वक्त सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि मुस्लिम दुनिया सच का सामना करना नहीं चाहती। और सच ये है कि सच आपको समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये जो यहूदी लोग हैं ये कोई गरीब लोग नहीं है। ये दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं, जो दुनिया के जो भी अमेरिका और यूरोप के जो महंगे तरीन इलाके हैं वहां पे रहते थे। अच्छी इनकी लाइफ स्टाइल थी, बेहतरीन जिंदगी जीते थे। आखिर कौन सी वजह है कि जिसने अपनी ऐशो आराम को छोड़कर, अपने उस मुल्क के सिटीजनशिप को छोड़कर एक ऐसी जमीन में जहाँ पे न तेल है, न पानी है, न वहाँ का मौसम ठीक है, एक उतनी सख्त मौसम में आकर एक रेगिस्तानी इलाके में आके आबाद हो रहे हैं। और वहां पर पिछले जब से इसराइल बना है तब से लेकर आप देख रहे हैं मुसलसल कन्फ्लिक्ट है। एक ऐसे माहौल में वो जी रहे हैं जहाँ हर वक्त जंग का उनको खतरा है, जहाँ हर वक्त कभी कुछ भी हो सकता है। तो जो लोग इतनी बड़ी कुर्बानी देकर आ गए हैं और बाकी जो दुनिया में यहूदी भी मौजूद हैं उनको लाने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो उनके सामने कोई एक बड़ा मकसद है जो अचीव करना चाहते हैं। और इस वक्त उनका जो डिटर्मिनेशन है या उनका जो अपना फेथ है, इसलिए कि पूरी जंग जो है ये रिलीजियस जंग है, ये कोई टेरिटोरियल जंग नहीं है। तो इस वजह से आप ये समझ सकते हैं कि उनका अपना फेथ इस वक्त इतना स्ट्रांग है जिसके वजह से वहां के डटे हुए हैं। और जो लोग ऐसी कुर्बानी दे सकते हैं, यानी अपनी लाइफ स्टाइल की, अपने ऐशो आराम की, सब कुछ इस वजह से कि उनकी उनकी जो रिलीजियस बुक है उसमें उनके साथ कोई वादा है जिसपे उनका अपना यकीन है कि हम 2000 साल पहले यहाँ पे आबाद थे और हमें दोबारा इस जमीन में आने का हमें खुशखबरी है। हमें आएंगे और यहाँ हमारा मसीहा आएगा और फिर हम दुनिया पे हुकूमत करेंगे। तो उनका अपना जो डिटर्मिनेशन है उसके लिए वो किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हैं, किसी भी चैलेंज से का सामना। और उसके लिए जो स्ट्रेटेजी, चूंकि मुट्ठी भर लोग हैं, 1.5 करोड़ के आसपास इस वक्त पूरी दुनिया में यहूदी हैं, लेकिन पूरी दुनिया को, अमेरिका को, सबको, जो जहां पे उनके जो पावर्स हैं आप जान सकते हैं। तो उन्होंने 2000 साल से इस पे कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 10 दिन की बात है ये और 50 साल की बात है। 2000 साल से मुस्तकिल वो ये इस कोशिश में थे कि हम किसी तरीके से इस सरजमीन में वापस जाएंगे और जो हमारा जो ख्वाब है वो पूरा करेंगे। तो इसलिए ये कन्फ्लिक्ट, मैं ये कह सकता हूँ कि ये इसी को बेस बना के आप सोच सकते हैं कि आसानी से रुकने वाला नहीं है। ये एक बहुत आगे, ये लड़ाई बहुत आगे जाएगी। और जो मुस्लिम ममालिक जिस तरीके से अपने हकायक का सामना करने से ये भाग रहे हैं, तो उसका नतीजा ये होगा कि इन्हें एक बहुत बड़ी मार पड़ने वाली है अगर ये हकायक का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल सही आपने कहा कि जो चीजें आज फलस्तीन में नजर आ रही हैं, अगर अभी भी खड़े होकर आंख से आंखें नहीं मिलाई या वक्त से आंखें नहीं मिलाई, अभी भी वक्त से आंखें चुराई, तो इसका खामियाजा सिर्फ फलस्तीन ही नहीं, आगे और बहुत सारी अरब दुनिया के अंदर इनको उठाना पड़ेगा। लेकिन लगता नहीं है कि अनकरीब इनको कोई तमीज, कोई शर्म आने वाली है। सब लोग अपने अपने मफाद में जी रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। गुजारिश यही है कि ताजा हालात जो भी हैं आप कम से कम उन पे नजर बनाए रखें, क्योंकि आप उस जगह को पहचानते भी हैं, वहाँ की भौगोलिक स्थिति को जानते भी हैं, वहाँ की राजनीति को समझते भी हैं। और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप बार बार जुड़े, रोजाना हम कम से कम एक बातचीत आपके साथ कर सकें। ये गुजारिश है मेरी। जरूर जरूर, मैं हाजिर हूँ जी। बहुत शुक्रिया।